हिंदी की कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम सब काव्य खंड के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद पढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व की कविता का पाठ करें हम कवि का परिचय जान लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि हैं। इनको इनकी रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें प्रमुख हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया। सन 1985 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इस कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। छात्रों, कविता पढ़ने के पूर्व हम कविता का प्रसंग जान लेते हैं। कवि ने एक बार महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो वहाँ जेल में रहते हुए अचानक एक रात बहुत ज़ोर की वर्षा होती है, और जाहिर सी बात है, जब आदमी घर से दूर होता है और वर्षा होती हो तो अपने परिजनों की याद आती है, अपने घर की याद आती है। तो कवि को भी अपने घर वालों की याद आ रही है, और उन्हीं की याद में इन्होंने ये कविता लिखी है। तो आइए अब हम सब कविता का पाठ करते हैं, कविता को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कह रहे हैं कि आज वर्षा हो रही है और बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है, जोरों से वर्षा हो रही है, और रात भर वर्षा होती रही है, और इस वर्षा ने मेरे प्राण और मन को भी घेर लिया है। यानी बाहर जल रूपी बारिश हो रही है और मेरे अंतर में याद रूपी बारिश हो रही है, जिसने मेरे प्राण और मन को घेर लिया है। अगली 4 लाइनें इस प्रकार हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो।
कवि कह रहे हैं कि बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है और इस मूसलाधार वर्षा में घर नज़र में तैर रहा है, यानी मेरा घर मेरी आंखों में तैर रहा है, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। और कौन सा घर? वह घर जो मुझसे इस समय दूर हो गया है, और वह घर जो खुशियों का पूर है, यानी खुशियों से परिपूर्ण है, भरा पूरा है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कह रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, अपने घर वालों का परिचय दे रहे हैं कि मुझे छोड़ के मेरे घर में और 4 भाई हैं और मेरी बहन भी ससुराल से मायके में अपने पिता के घर आई है, लेकिन वह घर इस समय परिताप का घर हो चुका है। परिताप यानी दुख होता है, अत्यधिक दुख से भर गया है वो घर। आई तो खुशियों को बांटने थी, लेकिन जब उसने यह खबर सुना कि मैं जेल में हूँ तो सभी रो पड़े होंगे और वह खुशियों से भरा पूरा घर परिताप का घर यानी दुख का घर हो गया होगा। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। कवि कहते हैं कि घर में सभी एक दूसरे से भावनाओं के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन जब घर पे कोई आफत आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो सब पहले से ज़्यादा जुड़ाव सब में हो जाता है, सब एक दूसरे से और भी ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो मेरे 4 भाई और 4 बहनें मेरे लिए भुजाओं और प्यार की तरह हैं, यानी मेरे भाई मेरे लिए भुजाएं हैं, मेरी शक्ति हैं, और बहनें मेरा प्यार हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं कि 4 भाई और 4 बहनों के अतिरिक्त मेरे घर में मेरी माँ भी है, जो कि अनपढ़ है, और निश्चित ही वह मेरे दुख में बहुत दुखी होगी, मेरे न होने से वह बहुत दुखी होगी। और वह माँ जिसकी गोद में मैं सिर रख लेता हूँ, तो फिर जितना भी बड़ा दुख हो वह दुख गायब हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। कभी अपने माँ के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने माँ की स्नेह की धारा को यहाँ जेल में महसूस कर सकता हूँ, यहाँ तक उसका स्नेह मुझे महसूस होता है। और चूँकि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं उसका पत्र नहीं पा सकता हूँ। अगर उसे लिखना पढ़ना आता तो वह निश्चित ही मेरे पास पत्र भेजती, मेरा हाल चाल पत्र के माध्यम से लेती। अब 4 बहनें और 4 भाई और माता का हाल चाल हो गया। अब पिताजी के बारे में कवि कह रहे हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। कभी अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी हालांकि बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनको देखने से पता नहीं चलता कि वो बूढ़े हैं। उन पे बुढ़ापा क्षण भर के लिए भी व्याप्त नहीं हो पाया है, असर नहीं कर पाया है। वो अभी भी फर्राटे से दौड़ सकते हैं और अभी भी ठहाका मार के हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। कभी अपने पिता के विषय में बताते हुए आगे कहते हैं कि वो इतने हिम्मती हैं कि मौत भी उनके सामने आके खड़ी हो जाए तो वो डरेंगे नहीं।
और शेर से भी दो दो हाथ करने को वो तैयार रहेंगे। उनमें हिम्मत की कमी नहीं, बहुत हिम्मती हैं वो। और वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है बादल गरज रहा है। और काम का तो पूछना ही क्या, बिजली के गति से आज भी काम करते हैं वो। ऐसा लगता है कि जितना तेज़ गति से बिजली चलती है, बिजली चमकती है, वैसे ही तेज़ गति से वो काम करते हैं अपना। कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे का थोड़ा भी असर पिताजी पे नहीं पड़ा है। अब पिताजी के बारे में और आगे बता रहे हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कहा कि पिताजी सुबह सुबह रोज़ गीता का पाठ करते हैं उठ करके, और गीता का पाठ करने के बाद कसरत करते हैं, 260 दंड मारते हैं, और फिर क्या करते हैं, मुगदर उठाते हैं। मुगदर होता है जो, वो व्यायाम करने के लिए लकड़ी का बनाया जाता है, जोड़े में होता है। तो दोनों हाथ में एक एक मुगदर लेकर खूब कसरत करते हैं, और फिर अंत में उनके मूठों को मिलाते हैं। मूठ कहते हैं जिस छोर से हम चीज़ों को पकड़ते हैं। जैसे तलवार पकड़ते हैं तो तलवार की मूठ होती है, वैसे मुगदर का भी मूठ होता है। तो 260 दंड करते हैं और मुगदर से कसरत करते हैं, और अंत में मुगदर के मूठ को मिलाते हैं। कि जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कहा कि छत से जब गीता का पाठ करके और कसरत करके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्यों? इसलिए कि ज्यों ही वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें हम पुत्रों के दर्शन होते हैं, अपने बच्चों को वो देखते हैं। तो आज सब तो दिखे होंगे, मैं नहीं दिखा हूँगा, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। और अंततः कवि कर रहे हैं कि घर नज़र में तिर रहा है, मुझे घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कभी आगे कह रहे हैं कि मेरे 4 भाई और 4 बहिने, जो कि 4 भाई मेरे भुजाओं के समान और बहिनें मेरा प्यार हैं। जब पिताजी नीचे आए होंगे तो उन्होंने उन्हें खेलते कूदते या खड़े हुए देखा होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि कहते हैं कि पिताजी जिन पे एक क्षण भी, एक पल भी बुढ़ापा अपना असर नहीं दिखा पाया, वो 4 भाइयों और 4 बहनों को देख के रो पड़े होंगे, इसलिए कि मैं 5वां वहाँ नहीं हूँ। तो मेरा नाम लेकर वो रो पड़े होंगे कि हाय भवानी, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं उनका 5वां पुत्र, जिसे पिताजी सोने पे सुहागा कहते रहे हैं, वह भागा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जेल में बंद हूँ। और पिताजी के रोने का कारण ये है कि उन सबों में वह सबसे ज़्यादा प्यार वह मुझसे करते हैं, इसलिए मुझे याद करके वो रो पड़े होंगे। आज उनके शरण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कभी कहते हैं कि आज जब पिताजी छत से नीचे आए होंगे
और अपने सोने की तरह 4 बेटों को उन्होंने देखा होगा, तो रोज़ की तरह वह आज खुश नहीं होंगे। आज उनके वो 4 पुत्र उन्हें बहुत ही गौण, बहुत ही हीन, बहुत ही छोटे प्रतीत लगे होंगे, बहुत ही छोटे लगे होंगे उन्हें वो 4 पुत्र। क्यों? क्योंकि वो तो केवल सोने थे, स्वर्ण हैं, और मैं सोने पे सुहागा, यानी उन सब में जो उनको बहुत प्यारा हूँ, सबसे प्यारा हूँ, यहाँ जेल में बैठा हूँ। इसलिए पिताजी को आज वो 4 अपने पुत्र जो सोने की तरह हैं, उन्हें आज हीन, छीण और गौण प्रतीत हुए होंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो मेरे पिताजी जब रो पड़े होंगे मेरा नाम लेके, मुझे याद करके, तो माँ ने उन्हें समझाया होगा, और हालांकि उन्होंने भी समझाते हुए बहुत दुख सहा होगा, उन्हें भी बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन चूंकि पिताजी को समझाना है तो हिम्मत बांध के उन्होंने पिताजी को समझाया होगा कि आप रोते क्यों हैं, आपकी आंखों में पानी क्यों है, वहाँ हमारा भवानी अच्छा ही होगा, वहाँ हमारा पुत्र ठीक ठाक ही होगा। और आगे क्या कहा माँ ने कि वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कवि कह रहे हैं कि माता जी ने आगे समझाते हुए कहा होगा पिताजी से कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, यानी तुम भी देश को आज़ाद कराने के पक्ष में हो, तो तुम्हारा मंतव्य जानकर और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर वह जेल चला गया तो यह ठीक ही हुआ, क्योंकि यह तुम्हारी लीक ही है, यह तो तुम्हारे खानदान की, तुम्हारे कुल की परंपरा रही है। तो अगर हमारा पुत्र आज जेल में चला गया देश के लिए तो यह अच्छी बात ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और माँ आगे क्या कहती है कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ ने पिताजी को समझाया होगा कि अगर वह स्वतंत्रता आंदोलन से अपने पाँव पीछे खींच लेता तो मेरी कोख को लज्जा से भर देता, शर्मिंदा कर देता। इसलिए तुम अपने आप को संभालो, कच्चे यूँ न बनो, और अगर तुम ही रोने लगोगे घर के सबसे बड़े होकर के, तो बच्चे भी तुम्हें देखकर रो पड़ेंगे, तुम्हें रोता हुआ देखकर बच्चे भी रोने लगेंगे, तो तुम्हें तो उन्हें हिम्मत दिलानी चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए, तुम खुद मत रो। फिर माँ के इस सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर पिताजी ने क्या कहा कि पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तो पिताजी ने बहाना कर दिया होगा माँ से, और यह बहाना करते हुए उन्होंने अंदर ही अंदर कितना दर्द सहा होगा। क्या कहा होगा पिताजी ने कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, नहीं प्रिय, मैं कहाँ रो रहा हूँ, और मैं धीरज का भी त्याग कहाँ कर रहा हूँ, मैं धैर्य को भी कहाँ छोड़ रहा हूँ। और फिर ये तो काल्पनिकता हो गई, कवि ने सोच सोच के लिखा है कि माताजी ने क्या कहा होगा, फिर पिताजी ने क्या कहा होगा, फिर घर का माहौल कैसा होगा। और अब सावन के महीने को अपना दूत बना करके भेज रहे हैं अपने घर। यह काल्पनिकता का संसार उन्होंने अपना लिया है। जब व्यक्ति दुखी हो जाता है तो वो कल्पनाओं में जीने लगता है और उसे सजीव और निर्जीव का ज्ञान नहीं रह जाता। तो उन्होंने सावन महीने को अपना दूत बना के भेजा है। क्या कहा सावन महीने से कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन,
तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। हे सजीले हरे भरे सावन, सजीला क्यों? क्योंकि सावन के महीने में ऐसा लगता है कि प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सुंदरता ही सुंदरता। इसलिए कहा कि हे सजीले हरे भरे सावन, और हे मेरे कर्मों के पवित्र पुण्य, यह ध्यान रखना कि तुम भले वर्षा कर लो, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए न तरसे, क्योंकि तुम वर्षा करोगे तो सभी लोग सुखी होंगे, संसार में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन मेरे पिताजी की आंखों से अगर वर्षा होगी तो वो उनके दुख का कारण होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए तुम ध्यान रखना कि वो मेरे लिए तरसे नहीं। और कहना क्या उनसे, मेरा संदेश सुन लो कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि कहते हैं सावन महीने से, ये अभी संदेश नहीं सुना रहे हैं, संदेश नहीं भेज रहे हैं, अभी सावन महीने को अपना हाल कह रहे हैं कि देखो कि मैं मज़े में हूँ, ठीक ठाक हूँ, खुशी में हूँ, ये ठीक है, सही है, बस इतना ही दुख है कि मैं घर पे नहीं हूँ, और यही दुख सबसे बड़ा दुख है, और इसी दुख से सब कुछ नीरस सा है, सब कुछ उदास सा है। और यहाँ से संदेश शुरू होता है। क्या कहते हैं सावन से कवि की, क्या जाके कहना और क्या न कहना। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि किंतु उनसे यह न कहना, यानी जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, यानी मैं दुखी हूँ, इस बात को उन्हें मत बतला देना। और क्या करना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य धारण कराते रहना कि ठीक है, आपका पुत्र जेल गया है, जल्दी ही वापस आ जाएगा, धैर्य बधाते रहना उन्हें। और उन्हें यह भी सूचना देना कि मैं यहाँ खूब लिखता पढ़ता रहता हूँ, किसी बात का कोई दुख नहीं है, आराम से लिखाई पढ़ाई करता रहता हूँ यहाँ पे। और क्या कहना कि काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। पिताजी से जाके बताना, हे सावन, कि मैं यहाँ खूब काम करता हूँ, आपका खूब नाम कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ सभी लोग चाहते हैं, और इसलिए आप मेरे लिए दुख मत कीजिएगा। ये संदेश मेरा कहना, हे सावन, मेरे घर जाके मेरे पिताजी से, मेरे घर वालों से ये संदेश देना कि मैं यहाँ खूब काम करता हूँ, खूब नाम बढ़ा रहा हूँ अपने परिवार का, आप लोगों का, और यहाँ के सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए आप लोग थोड़ा भी दुख मन में मत पालिए। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। मेरे घर जाके बताना, है सजीले हरे सावन, कि मैं यहाँ बहुत मस्ती में हूँ, और यहाँ सूत काटने में हमेशा व्यस्त रहता हूँ, और मैं यहाँ इतना खाता पीता रहता हूँ कि मेरा वज़न 70 किलो हो गया है। आमतौर पर माता और पिता को अपने पुत्र के भोजन आदि का बहुत चिंता लगा रहता है कि मेरे पुत्र ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, तो इसलिए यह चिंता उनकी दूर करने के लिए कभी सावन महीने से संदेश दे रहे हैं कि मेरे माता पिता से जाके कहना कि मैं खूब यहाँ खाता पीता रहता हूँ, मेरा वज़न 70 किलो हो गया है, मैं यहाँ खूब मस्ती में रहता हूँ और सूत काटने में व्यस्त हूँ। और क्या कहना कि कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। हे सावन, तुम मेरे माता पिता को जाके बताना, मेरे भाई बहनों को जाके बताना कि मैं यहाँ खूब खेलता कूदता रहता हूँ, खूब मौज मस्ती करता हूँ, और दुखों का डट कर सामना करता हूँ। लेकिन जो वास्तविकता है उसको मत बता देना
यूँ न कहना अस्तु मैं, ये मत जाके बता देना कि मैं दिनों दिन छीड़ होता जा रहा हूँ, कमज़ोर होता जा रहा हूँ, दुर्बल होता जा रहा हूँ, यह बात जाके मत बता देना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। हे सावन महीने, वास्तविकता जाके मत बता देना, ऐसा न कह देना जैसा वास्तविकता है, जैसा यथार्थ है वैसा जाके मत बता देना, असलियत जाके मत बता देना। ये मत कह देना कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है, रात भर जागता रहता हूँ आप लोगों की चिंता में, और किसी की संगति मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं जब व्यक्तियों को देखता हूँ तो उनसे दूर भागता हूँ, ऐसी मेरी मानसिक स्थिति हो गई है। तो ये वास्तविकता जाके मत बता देना वहाँ पे, नहीं तो मेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे। और आगे कवि क्या कहते हैं कि कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि कह रहे हैं कि घर वालों को मेरे जाके ये मत बता देना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ, किसी से कोई बात नहीं करता हूँ, और मेरी मानसिक हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ और मेरे जीने का कारण क्या है। अब देखना कुछ बक न देना, यानी तुम देखना सच्चाई कोई मत तुम्हारे मुंह से निकल जाए, उन्हें कोई शक न होने देना, तुम्हारी बातों से उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। हे सजीले हरे भरे सावन, हे सजे हुए हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य कर्मों के पवित्र पावन, हे मेरे कर्मों के पवित्र पुण्य, ये ध्यान रखना कि चाहे तुम जितना बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए व्याकुल ना हो, मेरे लिए तरसे नहीं, क्योंकि तुम बरसोगे तो लोग प्रसन्न होंगे, खुशियों से झूम उठेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मेरे बिना मेरे परिवार वाले दुखी न हो जाएं, इसलिए जैसा मैंने तुम्हें संदेश दिया है वैसा ही तुम जाके मेरे घर वालों को संदेश देना। तो विद्यार्थियों, ये रहा कविता का भावार्थ। आशा है आपको कविता का भाव समझ में आया होगा। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।